सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हुकूमत को इस वक्त एक तरह से फ्रेंडली ऑपोजिशन का सामना है, चूंकि ऑपोजिशन की जो तहरीक थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो इस वक्त खासी हद तक कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। उसमें एक बड़ी दरार आ चुकी है, चूंकि पीपल्स पार्टी सेनेट में जब अपना ऑपोजिशन लीडर गिलानी साहब को मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई तो उसके बाद अब उनको शो कॉज नोटिस इस पर जारी हुआ है। वजाहत उन्हें अब 7 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान को और पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी को, जिनकी जानिब से अब पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है कि उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट्स क्यों ये यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कबूल किए। और अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह और बाकायदा ऐलान हो चुका कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट में नहीं मानते और अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे जो उनकी हम ख्याल जमातों पर और पीडीएम की दीगर जमातों पर मुश्तमिल होगा। तो ये अपोजिशन में ही अपोजिशन होती नजर आ रही है। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हमें हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करनी चाहिए। हम इस वक्त अपोजिशन में ही अपोजिशन कर रहे हैं। क्या कहना था उनका इस बारे में, जरा सुनिए, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे बहुत साथी हैं जमातों की तरफ से, और जब से हम सेनेट में कामयाब हुए हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तब से हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। और जो मुझ पे केसेस बने, जो सदर जरदारी पे केसेस बने, जो तारपुर की साहिबा पे जो केसेस बने, वो तो 2016 में बने थे। मगर इस सब कुछ को हमने भुलाया। सियासी लोग हैं, सियासत में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, मगर हम अपना इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ना कल किया, ना आज किया, ना आने वाले कल पे करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले कुछ दिनों में जो केसेस भूले हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको वो भी याद आ रहे हैं। उन्हें याद आया कि 2016 में उन पर केसेस बनाए गए, उनके वालिद साहब पर केसेस बनाए गए, उनकी फुप्पो पर केसेस बनाए गए, और उन्होंने फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और साथ चलने के लिए वो राजी हुए। अभी भी उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ भी चलना चाहती है और अगर साथ नहीं चल सकी तो फिर हम अकेले ही इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, लेकिन इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ये भी सुनिए। अपोजिशन के दो बातों को नहीं करेंगे कि आपने इमरान को कैसे बचा, आपने इमरान खान की हुकूमत को कैसे रहने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हम बराबरी के साथ और इज्जत के साथ काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। तो सिर्फ एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज के साथ मिलकर पीडीएम की स्ट्रेटेजी बनाते थे। एक दूसरे की दावतें भी की जाती थीं, सियासी हिकमत अमली भी तैयार की जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी है। हमजा शहबाज जमानत पर जेल से रिहा हुए और मरियम नवाज इस वक्त बीमारी की वजह से गोशा नशीनी में है। और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी की तवज्जो का मरकज़ अपोजिशन में इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं। उनसे वो राब्ते रखना चाहते हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन के इस वक्त लीडर हैं और हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। तो इस बारे में अभी 2 रोज़ पहले बिलावल ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हमजा शहबाज साहब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। काफ़ी देर से वो जेल में रहे हैं। हमें ज़रूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा, रखेंगे भी सही। तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर पार्लिमानी ऑपोजिशन करना चाहती है, लेकिन नून लीग इस वक्त इसको फ्रेंडली ऑपोजिशन समझ रही है और कह भी रही है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने जब इन दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी और एएनपी को, लेटर्स भेजे, शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद उन्होंने इनसे मुतालिक गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। तो फ्रेंडली वो हमें नहीं चाहिए, हकीकी अपोजिशन चाहिए। तो ये शबखून मारने की जो कोशिशें हैं ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है। इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं। उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा।
तो पीपल्स पार्टी की सियासत का रुख एकदम तब्दील कैसे हुआ और इसके तब्दील होने के बाद पीडीएम कमजोर हुई और हुकूमत को मजबूत होने का मौका मिल गया, लेकिन क्या हुकूमत इससे फायदा उठा पाएगी? हुकूमत क्या मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकेगी? हमाद अजहर को नया वजीर खजाना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई अभी तक अपने उरूज पर है। रमजान मुबारक आ रहे हैं, वजीर आजम ये चाहते हैं कि अब वो इस पूरी सूरत हाल को खुद मॉनिटर करें। अगर सूरत हाल उन्हें खुद ही मॉनिटर करनी थी तो फिर वजारत खजाना में तब्दीली का मकसद क्या था? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका साहबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि महंगाई से अभी भी ना घबराएं लोग। 2.5 साल गुजर चुके, अगले 2.5 साल को कारकर्दगी के साल करार दे रहे हैं। तो ये पिछले 2.5 साल क्या परफॉर्म करने के साल नहीं थे, कारकर्दगी के साल नहीं थे? फिर इनको कैसे लिया जाए डॉक्टर जरका साहब प्राइम मिनिस्टर के इस बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में लिया। देखिए, बात ये है कि मुझे तो ये सारी बातें एक नाटक लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले सुना जो आपके बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे जी हम अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाएंगे। तो मुझे बताएं, सरे महल क्या था? वो इज्जत दाव पे नहीं लगी। मुझे बताएं, वो जो नेकलेस यूसुफ रजा गिलानी साहब के सर निकला, उस पर इज्जत दाव पे नहीं लगी। जो इनके बिलियंस ऑफ डॉलर स्विस बैंक्स में हैं, जो कहां से आए, उस पर इज्जत दाव पे नहीं लगी। जब इनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर थी और इनके 90 शाहराह के बाहर, 90 क्लिफ्टन के बाहर इनके मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ, तब इनकी इज्जत दाव पे नहीं लगी। तो ये जो मुनाफकत की सियासत है ना, इससे हम पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, हम जिसे कहते हैं ना, नक्को नक आ चुके हैं। और वो जो दूसरे साहब थे, खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि एतमाद और इत्तफाक की सियासत, यानी एतमाद और इत्तफाक तो हो, लेकिन साथ झूठ की सियासत हो, मुनाफकत की सियासत हो, वो हम सबको एक्सेप्टेबल है। और मैं आपसे भी, आपका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में सच्चाई फैलाने का, आपका बहुत बड़ा रोल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कामयाब कराने में और इस मुल्क के सिटीजन्स की आवाज को आगे लेके जाने में। मेरी आपसे ये एक गुजारिश है कि पाकिस्तान के मीडिया में हम इश्यूज पे बात क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े इश्यूज है, पॉपुलेशन एक इशू है, यूनिट एजुकेशन एक इशू है, पानी का इशू है, आपकी इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल्स आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, 50 साल के बाद ये हुकूमत डैम बनाने पे चली है, इन इश्यूज पे आप बात नहीं करते। और आप उन सियासतदानों को जो कि जीरो हैं, यानी कि आप मुझे बता दें कि मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो साहिब ने आज तक जिंदगी में पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्क्रीट अचीवमेंट की है? मरियम साहिबा एक यूथ फंड की इंचार्ज थी, जिसकी वो प्रेसिडेंट बन गई विदाउट बीइंग अ यूथ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको अमेरिका से मिले, बराक ओबामा की बेगम ने दिए और यहां से भी लिए। क्या उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं किया। और इन कंपैरिजन बिलावल भुट्टो साहब है, लेकिन उन्होंने क्या, जरका साहब, मरियम साहब और बिलावल साहब को तो पाकिस्तान की आवाम ने 2018 में मुंतखब नहीं किया ना। जिनको मुंतखब किया उनसे सवाल किया जाता है। अब मैं ये महंगाई उनको खत्म करनी है। मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप सारा वक्त, अभी आपने मुझसे बात करने से पहले 5 मिनट की इन सब की क्लिप्स दिखाई बिलावल साहब की। मुझे बताएं, what is his claim to fame other than the fact that he is the son of बेनजीर भुट्टो साहिबा? यानी आप मौरूसी सियासत और आप बादशाहत को प्रमोट कर रहे हैं, नाम आपने उसका डेमोक्रेसी रखा हुआ है। ये कहाँ की मंतक है? यानी कहने को असल में वो बादशाहत है और आप उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अरे यार, प्लीज इस मुनाफकत से हमें बाहर निकालें। हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे लोगों के मसाइल हल हों, हमारे लोग अपने इश्यूज को खुद डिबेट करें। ये इन जीरो से हीरो आप जिन सियासतदानों को बनाते हैं, जो कि सियासतदान है भी डॉक्टर साहब, ये 2018 में आवाम ने मैंडेट इसीलिए आप लोगों को दिया था ना कि ये निजाम आप लोगों ने बदलना था, ये मौरूसी सियासत को आपने खत्म करना था। बदल रहे हैं ना भाई, इसीलिए तो बोल रही हूं मैं, इसीलिए तो कह रही हूं, आप यू आर द चेंज मेकर, एजेंट ऑफ चेंज। आप जैसे हीरोज हैं मीडिया के, जिन्होंने यहाँ तक लेके आए। और अब आप मुझे बताएं कि इस गवर्नमेंट के अभी 2.5 साल हुए, 5 साल के बाद गवर्नमेंट अपनी सारी परफॉर्मेंस दिखाती है। जो काम इस हुकूमत ने किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलियन ट्री सुनामी, हेल्थ कार्ड, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी के लिए इस एहसास प्रोग्राम में, यानी कि 1.5 मिलियन फैमिलीज को पैसे दिए गए, जिसमें कि आप बता दें कि हमारी ऑपोजिशन में से किसी ने 1 रुपए या 1
पैसे की उसमें करप्शन का जिक्र कोई कर सकता है? किसी ने एलिगेशन लगाई? आप इन चीजों का आपने हमें सेहरा दिया? क्या आपने हमारी वाह वाह की? नहीं। आप उन्हीं चीजों पे लगे हुए हैं जो एक कोई बात आपको कहीं से मिल गई। यानी आपका रोल है कि पाकिस्तान की हमने नेशन बिल्डिंग करनी है, इस मुल्क को डॉक्टर जिसको साहब, जो vested लॉन्ग टर्म interest प्लानिंग ने आप लोग कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, उसके सम्राट तो लॉन्ग टर्म में आते हैं, देखिए, लेकिन जो वो तो शॉर्ट टर्म प्लान्स आपने करने हैं, जिस तरह महंगाई को कंट्रोल करना है, वो कहीं नहीं नजर आ रहा। तो देखिए मेरी बात, महंगाई, इतना बड़ा कोविड दुनिया में आया है, सप्लाई चेन पूरी दुनिया की डिसरप्ट हुई हुई है, और कोविड पाकिस्तान को इतना बड़ा सेहरा मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर 2020 को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे मनाया। दुनिया में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट कह रहे हैं कोविड के हवाले से, जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वेव को मैनेज किया गया है। एक इस कदर फरसूदा निजाम वाला मुल्क जिसने इतनी अच्छी तरह एनसीओसी के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के थ्रू सब चीजों को डील किया, ये तो खिराजे तहसीन पेश करने वाली बात है। और उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर जिस तरह दिन रात लग के, अब आप देखें इसकी कोई हद है कि वो अब खुद टेलीविजन पे आके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को खत्म करना चाह रहे हैं, आड़तियों को एड्रेस खुद जाके, मैंने आपने भी टीवी पे देखा होगा किस तरह वो आम किसानों में, आम लोगों में जाके बैठ के उन्होंने खुद असेस किया कि क्या इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता ही है, लेकिन डॉक्टर साहब उनके टीवी जो पर आकर तसल्ली देने से ना चीनी की कीमत कम हुई है, ना आटे की कीमत कम हुई है, ये 52 रुपए से शुरू होकर 120 पे गई और बड़ी खूबसूरती से 85 पे लाके आपने उसको सरकारी बना दिया पंजाब में, यानी 33 रुपए फी किलो इजाफा हो गया और सरकार की उस पर मोहर भी लग गई। अब आप मुझे ये बता दें कि 70 साल में कभी चीनी इतनी महंगी नहीं हुई। 300 रुपए मिलते थे टमाटर शहबाज शरीफ के जमाने में, चीनी इसी तरह 80-90 रुपए भी मिलती थी। ये तो सारा माफियाज। अब आप जब माफियाज को एड्रेस कर रहे हैं, आपने ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट देखी, आपने देखा शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट, आपने देखा आईपीपीज के ऊपर जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंक्वायरीज हो रही हैं और आपको बताई जा रही हैं, सिटीजन्स को बताई जा रही हैं। आपको पता है जस्टिस महमूदुर रहमान सिर्फ नाम सुनते थे, कभी कोई चीज पब्लिक ही नहीं होती थी। तो इस मुल्क, इस हुकूमत का बहुत बड़ा सेहरा है, हर फ्रंट पे ये हुकूमत लड़ रही है, हर फ्रंट पे कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी आए। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जहाँ पर लोग 30 साल से एक गिद्ध वाले निज़ाम से इस मुल्क को चला रहे हों, जहाँ जो कुछ मिलता है उसको नोचा जाता है इस मुल्क का, और जिस तरह से इस मुल्क को खोखला करने की कोशिश की गई है, और माफियाज के हाथ आप, यानी मैं तो कई दफा देखती हूँ टीवी पे और जनरली कि वही लोग बदल बदल के हर पार्टी में चलते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि उनको सपोर्ट करता है सिस्टम, क्योंकि इस मुल्क में मुनाफकत, झूठ और गलत कामों और करप्शन को तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ जमातों में रह चुके, वो आपकी अपनी जमात की काबीना का भी तो हिस्सा है ना। आप लोगों ने भी तो उन्हीं लोगों को उनकी उन्हीं खामियों के साथ एक्सेप्ट किया है। मेरी गुजारिश सुने ना, बात यह है कि सिस्टम आपका ऐसा है। अब या तो हम रेवोल्यूशन लेके आते, अगर इमरान खान साहब का खासा ये है कि वो चाहते हैं कि मंतक के थ्रू, सिस्टम के थ्रू इस मुल्क को बेहतर किया जाए, उनको खिराजे तहसीन है जिस तरह वो खड़े में इन सब ब्लैकमेलर्स के सामने, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, और आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, उसको भी थोड़ा सा जरा, ये मंतक इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के बाद तब्दील हुई है, वरना वो तो तब्दीली लेकर आना चाहते थे। ये शेख रशीद साहब वजीर दाखिला, ये कौन सी तब्दीली है? फिरदौस आशिक आवान साहिबा मोमिन खुसूसी हैं पंजाब की, ये कौन सी तब्दीली है? देखिए बाप, आप मुझे बताएं, आपको किसने रोका है? अगर आपको किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, यू आर अ मेंबर ऑफ द मीडिया, अगर आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे या किसी एडवाइजर पे ऑब्जेक्शन है, आप लेके आए उसके खिलाफ करप्शन के केसेस, आप ओपन करें उनको, आप उनके ऊपर प्रोग्राम में लेके आए। आप लोग तो यार बात खान साहब ये बताते थे हुकूमत में आने से पहले कि मेरे पास एक बेहतरीन टीम है, 200 लोगों की वो टीम है, वो टीम आएगी और इस मुल्क का नक्शा बदल देगी। लेकिन बाद में पता क्या चला कि चेयरमैन सेनेट के लिए खान साहब के पास एक कैंडिडेट भी नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पूरी सिटिंग हमारी वो वाहिद पार्टी है जिसने हुकूमत में होते हुए केपीके में पहले अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेस आए, हमने उनके ऊपर वो लेके आए, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब से वो हट गए।
जिस मिनिस्टर के खिलाफ या किसी एहलकार के खिलाफ अगर अगर कोई करप्शन के चार्जेस आते हैं तो वी आर ओपन। हमने ये नहीं कहा ये सीक्रेट काउज है। हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स जेलों में गए हैं। अगर हमारा निजाम इतना कमजोर है कि वो किसी की चोरी को प्रूव नहीं कर सकता, यानी मैं तो खुद देखती हूँ कि नैब में जो लोग जाते हैं वो एक वॉशिंग मशीन बन गई है नैब। एलिगेशन सही होती हैं, लेकिन जब कोई आदमी नैब में जाता है तो वो जो फाइल होती है एविडेंस की वो बिकती है, उसकी बोली लगती है। इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? आपने इसको एक्सपोज किया नहीं, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन और ये जो सफाई का निजाम है हमारे मुल्क का, ये इसी तरह चलता रहेगा। सबके इंटरेस्ट में है कि इस तरह चले, क्योंकि सबने अपनी जेबें भरनी होती हैं। देखिए बात सुने, ये बातें, ये लिप सर्विस हैज टू स्टॉप इफ वी वांट टू ब्रिंग एनी लास्टिंग चेंज। और खान साहब इसीलिए टेलीविजन पे आ रहे हैं कि जब तक कौम खान साहब के पीछे खड़ी नहीं होगी, जब तक कौम का हर फर्द तब्दीली के लिए खड़ा नहीं होगा, हर फर्द नहीं तो कम से कम। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आवाम खुश होंगे, वो हुकूमत की तारीफ करेंगे, तो वो खिराज तहसीन आवाम ही पेश करेंगे और मीडिया मजबूर हो जाएगा उस खिराज तहसीन को दिखाने के लिए। लेकिन उसके लिए आवाम को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़रका हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी अब तक क्या क्या बेहतर इक़दाम किए हैं। और उनके गुफ्तगू से तो ऐसी लग रहा था कि इस मुल्क में काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है, इनकलाब आ चुका है। लेकिन ज़ाहिर है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर अफनान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब ये फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त पीपल्स पार्टी बनी हुई है, शायद खाकान साहब के मुताबिक, कि आप समझ रहे हैं कि सही अपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी निभा रही है? चूंकि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अब अपोजिशन में अपोजिशन ना करें, मिलकर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करें, तो कैसे लेंगे उनके इस बयान को? देखिए, इस जो बयान है उसका पूरा एक पस मंज़र है और वो यही है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मामला हुआ, बाप पार्टी वाला मामला हुआ, तो वो उसकी वजह से जो रिजेंटमेंट आई है पीडीएम के अंदर, उसकी वजह से ये डिवाइड हो गया है। तो ये हमने तो ज़ाहिर है हमारा आइडिया नहीं था कि पीडीएम को इस तरह डिवाइड किया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले इशू के ऊपर भी और बाप पार्टी से वोट लेने के ऊपर भी। तो ये तो जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया था उनको उस वक्त डिसीजन लेते हुए सोचना चाहिए था। अब जो हो गया है, अब ज़ाहिर है हकीकी अपोजिशन तो आवाम देख रही है कि कौन मेनली जो है वो अपोजिशन का रोल अदा करेगा और कौन जो है वो ज़्यादा मतलब कि फ्रेंडली टाइप अपोजिशन करेगा। ये तो सामने आ जाएगा आवाम के सामने अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीपल पार्टी हमारे साथ मुत्तहिद रहे, लेकिन जो है वो, और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी। हमने जो है वो मतलब कि सेनेट के चेयरमैन के लिए वोट दिया, इनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्ट करवाया एज अ सेनेटर। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए पीपल पार्टी को अपने साथ चलाने के लिए। ख़ास तौर से इस्तीफ़ों वाला मामला अगर आप ले लें, इस्तीफ़ों वाले मामले के ऊपर हमने इतना ज़्यादा डिले इसलिए हुआ क्योंकि पीपल पार्टी जो थी वो चाहती थी कि इसके अंदर मज़ीद डिले किया जाए और बाकी ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया जाए। उसमें हमने इनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और उसके बावजूद जब ये रीसेंट जो एपिसोड हुआ वो तो अफेक्टिवली क्या कहते हैं, मतलब कि आप समझ लें कि पीडीएम को तोड़ने वाली बात थी कि अगर आप जाके बाप पार्टी से वोट लेके। तो अफनान साहब, ये तय हो चुका है कि सेनेट में आप लोग अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, जैसा आज पूरा दिन खबरें भी चलती रहीं, मुसद्दिक साहब का भी वो एक ऑडियो वीडियो शॉट चल रहा था कि अब हमने तय कर लिया है कि हमारे सेनेटर्स अलग बैठेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट में नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारा अपना एक ब्लॉक है 27 सेनेटर्स का सेनेट के अंदर, और हम वो ब्लॉक जो है वो सेपरेटली क्या कहते हैं अपना एजेंडा लेके चलेगा। हम जो है वो उनके साथ जो है मतलब एक ब्लॉक की सूरत में अब नहीं है पीपल पार्टी के साथ सेनेट के अंदर। तो और उसकी बुनियादी वजूहात मैंने भी आपको बता दी हैं। हमें उम्मीद है ज़रूर कि जिन लोगों को मतलब नोटिस गए हैं आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, उसका जवाब जो है वो पीपल पार्टी जमा कराएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जवाब को ऐसा होगा जिसकी वजह से मामलात को सुलझाया जाएगा। अगर तो मामलात नहीं सुलझाए गए तो फिर तो स्टेटस को मेंटेन हो। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। कुंडी साहब, ये नोटिस मौसूल हो गए, शो कॉज नोटिस, अब क्या जवाब देंगे आप? और एएनपी तो साहब छोड़ें, आप पीपल्स पार्टी का जवाब बताइए, क्या होगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर साहब का जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मुझे जवाब की आवाज़ नहीं है, उन्होंने क्या कहा वो खैर आप मुझे बात बताइए। देखें, पहली बात तो यह है कि हम किसी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है और ये नॉर्मली जो शो कॉज नोटिस होते हैं वो जमातों में अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं
उनको इशू होते हैं। 10 जमातें हैं PDM में और हम किसी के जवाबदेह नहीं हैं। हमारी मर्ज़ी है कि हम क्या करें क्या ना करें। हम किसी को भी इस किस्म के ऐसे जवाबदेह नहीं है कि कोई हमसे सवाल करे क्या। अगर हमारे PDM के दोस्तों को ये लग रहा था कि कहीं कुछ चीज़ है तो वो क्यों ख़ाइफ़ हैं अपने जो है रहबर कमेटी के इजलास बुलाने से, पार्टी के क्यों मीडिया के ज़रिए बात करना चाहते हैं। हमारे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात हमें भी मौसूल नहीं हुए। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी किया गया था। इस्तीफ़ों पर इशू था ना। पहली बात तो ये है कि इस्तीफ़ों की बात पहले नहीं हुई थी, वो एक लास्ट ऑप्शन था जो कि डिसाइड हुआ था। अचानक सेनेट का इलेक्शन होता है, अपोजिशन को कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, सेनेट में कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं और अचानक जो है लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को रद्दी कर दिया जाता है और लॉन्ग मार्च फिर फ़ौरन मुलतवी कर दिया जाता है। अब सवाल तो हमारा ये भी है कि किसके कहने पर लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया था और क्यों मुलतवी किया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीटिंग्स कर रहे हैं रहबर कमेटी और जो आपकी जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग और उसमें और छुप छुप के कर रहे हैं, अनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, तो छुप के मीटिंग करना जो है वो एक हम साजिश तस्वर करते हैं कि छुप की मीटिंग कौन करता है, साजिश होती है ना। तो आप लोग क्यों ख़ाइफ़ है कि आप रहबर कमेटी की मीटिंग बोलो, हम आपको जवाब देते हैं आपके क्या सवाल हैं, क्या खदशात हैं। जहाँ तक बाप की ये बात करते हैं, बाप ने कोई हमें वोट नहीं दिया। ये जो मर्दान से जो सेंटर हुए हैं वो गालिबन PMLN के साथ थे, आज़ाद इलेक्ट हुए थे PML के साथ उनकी थी। उन्होंने ये ग्रुप उन्होंने ये ग्रुप बनाया था। फिर सवाल ये है कि जब गिलानी साहब को 15 वोट कौमी असम्बली में मिलते हैं उस पर तो सवाल नहीं होता, वो भी तो हुकूमत से मिले ना हमें कि कोई गैबी इमदाद आई थी। तो उधर तो यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान भी बस पार्टी हीरो बन जाते हैं और एक मामूली सी लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आप कहते हैं कि जी ये जो है ये आप हमें दें। सही, ये तो अपोजिशन की बात नहीं है। आपकी गुफ्तगू से इसके बैकग्राउंड में में ये जो कोई और चीज़ है, एक और बहुत बड़ी साजिश कोई है। वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जब PDM का क़याम अमल में आया था उस वक्त कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन उसूल कवायद तय नहीं किए गए थे कि अगर कोई उसूल को तोड़ेगा तो उसको शो कॉज नोटिस किया जा सकता है या नहीं, उसको PDM से निकाला जा सकता है नहीं, कहीं कोई इस तरह का तरीक़ाकार तय नहीं हुआ था। कोई देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बताया जाए कि PDM बताई किसने थी। हम ही थे ना जो APC के लिए लाहौर कभी जा रहे थे, कभी किधर जा रहे थे, और फिर हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने APC बुलाई इस्लामाबाद में और वहाँ PDM का क़याम हुआ ना। तो हम तो उनकी बुनियादी मतलब है कि बुनियाद रखने वाले PDM के हम लोग थे। कोई और जमात ये मतलब है जुर्रत कर लेती या बुला लेते, लेकिन नहीं बुलाए। पाकिस्तान में बस पार्टी को क्रेडिट जाता है, हमने सबको बुलाया। और फिर मतलब है कि मतलब है कि हम आपकी कोई पार्टी के वर्कर तो नहीं है कि आप हमें शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। आप क्या खदशात है, क्यों नहीं रहबर कमेटी के इजलास बुलाते और जो है फिर आप जो है। असल में तो मैं भी एक और बात करने वाला हूँ, क्योंकि मौलाना साहब को खुदा सेहत बीमार हैं। अब वो ना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आ सकते हैं ना कुछ हैं। तो हमारे सीनियर नायब सदर जो इस वक्त हैं वो राजा परवेश रफ़ हैं। तो मेरे ख्याल में तो कायम मकाम सदर इस वक्त राजा परवेश रफ़ साहब को होना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवली जो है मौलाना साहब रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, ना वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। और फिर मतलब है कि हमारे PMLN के भाई जो हैं वो खाकान अब्बासी साहब अपने ही लेटर ड्राफ्ट करके कहते हैं कि मैंने मशावरत कर ली मौलाना साहब से। सदर का काम ये होता है कि अगर आप सदर बन गए हैं तो अगर कोई इख्तलाफात किसी जमातों में है तो आप उनको बिठा के हल करते हैं, आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। ऐसा तो हम भी कह सकते हैं जी जो शहबाज शरीफ साहब है वो ज़ेर ताब है, सियासी मुकदमा उनके ऊपर हैं, और आप उसको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन से हटा के बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें, या PSC के चेयरमैन ने चेंज किया, हमसे मशावरत नहीं की। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तो हमने वक़्त ही नहीं दी। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, क्योंकि लॉन्ग मार्च की इनकी तैयारी नहीं थी। हम भरपूर तैयारी में थे, हम चाहते थे लॉन्ग मार्च हो हुकूमत के खिलाफ, लेकिन इन्होंने तो अपोजिशन का इजलास बुला के अपोजिशन के खिलाफ ही साजिश करना शुरू कर दी है। आपके क्या अगर ये आपके ये इशूज़ थे तो मीटिंग बुला के सामने बैठ जाते। जो सामने नहीं बैठना चाहता तो मसाइल तो उनके साथ होते हैं, हम तो बैठना चाह रहे थे। बिल्कुल। फैसल साहब, डॉक्टर अफनान साहब रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी और ANP को क्यों उसमें नहीं बुलाया गया? इन दोनों जमातों को बुलाते, इनकी बात सुनते, अच्छा वो जो भी इख्तिलाफ था सामने आता और ख़त्म हो जाता। आप लोगों ने खुद अपने आप को मशकूक कर दिया इनको ना बुला के। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो इनके नायब सदर हैं वो उसके विटनेस हैं, और सेनेटर बिजंजो साहब उसके विटनेस हैं नेशनल पार्टी से, BNP के लोग विटनेस हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग विटनेस हैं
ये मुआहदा ऐसा नहीं था, क्या कहते हैं कि जी कोई बात हुई थी, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब को पता है, खाकान अब्बासी साहब के घर में हुई थी ये बात। तो उसके बाद जब इन्होंने बैक ट्रैक किया है, तो जब इतने हाई लेवल के ऊपर आप बैक ट्रैक करते हैं तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। फिर जो बात बाप पार्टी वाली है वो हमने नहीं की, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने की और सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी साहब ने की, जो दोनों पीपल पार्टी के सेनेटर्स हैं, कि बाप पार्टी से हमें वोट नहीं लेना चाहिए था। फिर आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमने इनको कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट के लिए ये दिलावर खान जो हमारा सेनेटर है उसको लेके जो अपने नंबर पूरे करें? क्या हमने इनको कहा था बाप पार्टी से वोट लें? क्या आप लोग जब ये काम कर रहे थे आपके जहन में ये नहीं था कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? उसके इम्प्लीकेशंस यही थे जो आज हो रहे हैं कि पीडीएम जो इफेक्टिवली जो है वो डिवाइडेड है या टूट चुकी है। और हमारी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि हालात इतने ख़राब ना हो जितने कहते हैं अभी इस वक्त हो गए। और फिर मेरे भाई ने ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो पोस्ट है इसकी बात की, 5 साल आपने भी तो वो रखी थी पोस्ट, और चार्टर और डेमोक्रेसी के मुताबिक जो भी अपोजिशन में होता है उसको वो देनी होती है आपने। और लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हमारा बनता है क्योंकि हमारे पास नंबर वहाँ पे ज़्यादा थे। हमारा आपके साथ मुआहदा ये था कि चेयरमैन सेनेट हम आपका के लिए आपको वोट देंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे और रज़ा रब्बानी साहब को सेनेटर भी बनाएंगे, और हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलना था। और इसके ऊपर भी मसला ना होता इतना अगर ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिसीजन ले लिया जाता और यूनिलैटरली नहीं लिया जाता। यूनिलैटरली पीपल पार्टी ने डिसीजन लेके बाप पार्टी को साथ में लाया, हमारा एक सेनेटर तोड़ा और उसके बाद अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना के कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। भाई अगर आपने इतने बड़े बड़े डिसीजंस हमसे कंसल्ट किए बगैर ले लिए थे तो फिर तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया ना। अफेक्टिवली पीडीएम तो आपने उस दिन ख़त्म कर दी थी जिस दिन आपने बाप पार्टी से वोट लिया और दिलावर खान साहब से वोट लिया। और मुझे आप एक बात बताएं, इस वक्त अपोजिशन के 57 सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर, 27 हमारे हैं और तकरीबन 30 इनके हैं। सही। तो अपोजिशन तो मेजॉरिटी में है सेनेट में आज भी। तो किसने किसका साथ दिया, किसने क्यों दिया, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन वाले दिन हुआ है उसके ऊपर भी एक क्या कहते हैं कमेटी बन के चेक करना चाहिए कि किसने कहा था कि वोट जो है वो ठप्पे जो नाम पे लगाओ। अपोजिशन के पास हैं तो फिर तो अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे आप लोग फिर सादिक सिंजरानी साहब के खिलाफ? अव्वल तो 6 महीने तक आप ला नहीं सकते एक दफ़ा वो इलेक्ट हो जाए, तो वो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अपोजिशन भी यूनाइटेड तो है नहीं, तो वो मतलब कि अभी तक हम ये जो मसाइल हैं इनके ऊपर मतलब देखिए जो मुआहदे हैं ना उनको ऑनर करना बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बड़ी बात नहीं थी। मसला अब ये इससे बड़ा ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम पीपल पार्टी के साथ कैसे काम करेंगे जब वो एक मुआहदा हुआ जो है उससे बैक ट्रैक कर जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा। सही। या तो इसीलिए हम और ये जो शोकास की बात कर रहे हैं वो शोकास देखें, बात ये है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम सब एक साथ मुत्तहद थे। आपसे शोकास नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये काम किया यूनिलैटरली किया, मुआहदे के खिलाफ किया, तो अब आपसे ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना, उसमें आपकी कोई उसका जवाब आप जमा कराएं कि हाँ ठीक है हमारा ये ख्याल था कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया और आइंदा भी हम इसी तरह ही करेंगे। सही। तो फिर ज़ाहिर है पीडीएम तो इफेक्टिव पूछने के लिए अगर ये बाकायदा ये शो कॉज के टाइप का एक नोटिस ना जारी किया था और इनको वैसे ही किसी इजलास में जो पिछला इजलास गुजरा उसमें बुला लिया था तो शायद ये इशू भी ना बनता। तो फैसल करीम साहब ये होना तो ये चाहिए था कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठे हों तो उनसे पूछा जाए कि जी अब आपने लॉन्ग मार्च कैसे करना है, कब करना है, हुकूमत के खिलाफ आपकी स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन जब भी इन दो जमातों के लोग बैठे होते हैं तो बात ये हो रही होती है कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ चल सकती है, क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार है। तो ये नौबत यहाँ तक क्यों और कैसे आ गई? फैसल साहब किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इसका? देखिए पहली बात तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली तौर पे प्रिपेयर थी लॉन्ग मार्च के लिए। हमें पता नहीं है कि क्यों इन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी किया और किसी ने भी किया। जहाँ तक मेरे भाई डॉक्टर साहब ने बात की, देखिए इसमें ऐसी कोई शक नहीं है कि आप अदम एतमाद की तहरीक 6 महीने के लिए नहीं ला सकते हैं, आप एनी टाइम ला सकते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल जो है हम कोर्ट में गए हुए हैं, हम कल या परसों दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जा रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे जो प्ली थी उसको रिजेक्ट किया था, हम उसके अपील में जा रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने 57 वोटों की बात की, बिल्कुल। अब ये दिलावर साहब की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि जब हमारी PMLN की मीटिंग्स हमारे साथ होती थी और हम सेंटर्स बुलाते थे, किसी मीटिंग में भी दिलावर साहब जो है वो नहीं आए। और आखिरी दिन भी जब हमारी वोटिंग हो रही थी, जब हमारा लंच था और हम कमेटी मीटिंग्स में कमेटी रूम में बैठे हुए उसमें भी दिलावर साहब नहीं आए। अब दिलावर साहब का ताल्लुक बाप से नहीं है। दिलावर साहब इंडिपेंडेंट पास हुए थे, उन्होंने कहा था मेरी एफिलिएशन जो है PMLN के, जैसे मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं उन्होंने एफिलिएशन अपनी शो की थी कि जी हम मेरी PMLN के साथों की माजी में, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे।
अगर हम मान लें कि इनके साथ है तो ये इनके ऊपर केस कर ले, क्यों वो जो है बाप के इत्तेहादी बन के डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने, लेकिन उसके ऊपर भी आप केस फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि ये दिलावर खान साहब के और उनके जो हमख्याल लोग हैं, उन लोगों के जो वोट्स हैं, वो लेने से पहले अगर आप पीडीएम को या नून लीग को कम से कम एतमाद में ले लेते तो इनको फिर ये शिकायत का मौका नहीं मिलता ना कि आपने बगैर बताए ये अमल कर लिया? देखिए दिलावर खान, देखिए हमने तो ऐसे कौमी असम्बली में 15 वोट लिए हैं, इनको शायद पता भी नहीं होगा हमने कौन से वोट लिए हैं। मतलब 15 या 20 हमारे पास जितने भी मेंबर्स आए थे, इनको आज पता नहीं है कि हमारे साथ कितने, बहुत से हमारे पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास कौन से वोट हैं। उसकी उम्मीद तो थी ना, मतलब ये पता था कि गिलानी साहब को ये इजाफी वोट मिलेंगे, ये दावा भी कर रहे थे कि इजाफी वोट मिलेंगे। देखिए अब पहली बात, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी से इस तरह की। मैं एक चीज, नहीं, वो ये पार्टी एफिलिएशन होती है, जाती वोट ये नहीं होती। हमने पहले पीडीएम में कहा था कि इस्लामाबाद की सीट है और कोई भी लड़ना चाहे, यूसुफ गिलानी साहब की ख्वाहिश नहीं थी। हमें पीडीएम ने टास्क दिया था क्योंकि हम ये कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, हम वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। इन्होंने कहा आपके पास मेंबर कैसे हैं, हमने दिखा दिया कि हम अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ इस तरीके से ला सकते हैं जिस तरह हमने यूसुफ गिलानी साहब को कामयाब किया। अब जब कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आए वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। ये लॉन्ग मार्च से भी बैकआउट हो रहे हैं, अदम एतमाद से भी बैकआउट हो रहे हैं, हुकूमत आपने ख़त्म करनी है, तो आए अदम एतमाद जमहूरी तरीका है। और हम पंजाब में भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। आए आप अपनी पार्टी किसी कैंडिडेट को, आप न बने हमजा शहबाज को, आप किसी को भी कैंडिडेट लेके आए, हम कामयाब कर सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको कामयाब करके दिखाएंगे अदम एतमाद के लिए। भला हमारे साथ मेंबर्स हों, लेकिन हमारे साथ मेंबर्स राब्ते में हैं, आप बंदा लेके आए, हम कामयाब करके दिखाएं कैसे कामयाब होते हैं। जैसे हमने यूसुफ गिलानी साहब कामयाब किए, इस तरह हम आपके चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे पंजाब में आप आएँ, लेकिन मैदान में तो आए ना, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? और फिर जब बातें मीडिया के जरिए होती हैं तो तलखियाँ बढ़ती हैं। ख़त व किताबत के, भाई हमने क्या कर दिया कि आप ख़त व किताबत के जरिए आ गए? आप क्यों नहीं हमारे सामने बैठते? जो बंदा सामने नहीं बैठता या बुलाता नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई मतलब है कि ऐसी चीज़ है जो आपने सामने नहीं बैठना चाहता। आप ख़त व किताबत के जरिए आ गए, आप जो है मीडिया के जरिए बातचीत करना शुरू कर दी, तो ये तो देखिए कमज़ोर बंदे की निशानी होती है। हम तो तैयार थे बैठने के लिए, हमारी टीम आज भी तैयार है बैठने के लिए। आए आमने सामने बैठते हैं, हम आपको क्लियर करते हैं चीज़ें, आप क्यों नहीं बैठना चाहते बताएं। और आज भी आप देखें कौमी असम्बली, आज भी सेनेट में JUI के हमारे मुर्तज़ा साहब ने जो है कोविड के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेके आए थे जो कि हुकूमत नहीं मान रही थी। आज अपोजिशन के, आज बताएं, आज जो JUI के मेंबर को, तो उसी 4 जो लोग जिन्होंने हमें वोट किया था अपोजिशन के लिए, आज वो वोट भी आपने काउंट किए। क्यों काउंट किए फिर आपने उसको? क्यों आपने नहीं कहा कि आप लोग बैठ जाए, आपके वोट नहीं चाहिए? आज आपने देखा कौमी सेनेट की कार्रवाई जिसमें वोटिंग हुई, जिसमें शिकस्त हुई हुकूमत को, तो उसमें भी तो हमने सपोर्ट किया, ANP ने भी सपोर्ट किया, तमाम पोजिशन सपोर्ट किया, और वही दिलावर खान के ग्रुप ने भी सपोर्ट किया। तो आप उधर भी कह दीजिए आप लोग बैठ जाए, आपके वोट हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहा आप लोग आपने वहाँ पर? बिल्कुल। तो डॉक्टर अफनान साहब, ये 7 सीटों वाली जमात इतनी कॉन्फिडेंट है कि पंजाब में अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, कौमी असम्बली में भी लाना चाहते थे, और जिनकी पंजाब में 125 सीटें हैं, आपकी जमात क्यों पीछे हट रही है? माजी में जब पीपल्स पार्टी की तजवीज़ आपने मानी, सेनेट इलेक्शन लड़ा, ज़िमनी इंतखाब लड़ा, पीडीएम को उसका फ़ायदा तो हुआ, फिर ये अदम एतमाद वाली तहरीक पर क्यों आप लोग, इस तजवीज़ पर क्यों पीपल्स पार्टी को मानने को तैयार नहीं है? देखें, हम जो है अदम एतमाद वाली जो मामला है उस पर हम फुली ऑन बोर्ड थे, और जिस दिन इमरान खान साहब ने जो हाउस से वोट लिया है 178, उस दिन सुबह हमने पीपल पार्टी को कहा भी कि ठीक है, आप कहते हैं हम अपने वोट डालेंगे, आप अपने वोट डालें, और हम इसको जो है ये जो मोशन है इसको नाकाम बनाते हैं। उस दिन इन्होंने कहा नहीं हम जो है वो करेंगे, हम तो एक रोज पहले मौलाना साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। वो ऐलान तो मौलाना साहब ने किया था, पीडीएम के सरबराह, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। पीडीएम के ऊपर फैसला ये हुआ ना, देखिए मेरी गुजारिश सुने, वो पीडीएम के ऊपर ये फैसला इसलिए हुआ क्योंकि हमने मुशावरत की, इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हो सकता, हमने कहा चलें ठीक है फिर बाइकआउट कर लेते हैं। मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, जो कि अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, तो ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुझे यकीन है आज भी अगर आप नंबर गेम पूरा कर सकते हैं तो आप बताएं, लेकिन पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे कि आइंदा कभी कोई ऐसा मामला ना हो कि मुआहदा किया जाए और उससे फिर बैक ट्रैक किया जाए। क्योंकि इनके लोगों ने हमें ये वाली बात बोली कि जी हालात तब्दील हो गए इसलिए हमने आपका मुआहदा जो है वो हम नहीं उसको ऑनर करेंगे, लेकिन इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप लोग ऑनर नहीं करेंगे, और फिर ये बात हम नहीं कह रहे बाप वाली, सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो पीपल पार्टी के सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि बाप पार्टी से वोट नहीं लेना चाहिए। फिर मेरे भाई ने भी कहा कि अभी आज हमने मोशन मूव करी जमात उलमा इस्लाम के सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने, उसके अंदर बाप पार्टी ने वोट डाला। बाप पार्टी तो आपके अलाइज है ना, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक आपका अलाइज है, वो हमारा अलाइड तो नहीं है।
हमने अपना वोट डाला, हम किसी को रोक नहीं सकते सेनेट में कि वो किसको मैंने बाप कौन पार्टी का किसको नहीं वोट कहा, डालता है, मैंने कौन बाप किसको पार्टी- नहीं मैंने डालता। आपके पार्टी के सेनेटर का कहा। नहीं, हम हमारे सेनेटर्स ने तो डाला है ना आज वोट, जो है कहते हैं ये जो मोशन आप जो मुर्तजा साहब ने मूव की थी उसमें हमने तो डाला था, दिलावर लेकिन खान तो जो आपकी पार्टी और के ना। सेनेटर थे वो तो कौन, किसकी बात कर रहे हैं फैसल साहब? दिलावर खान तो आपकी पार्टी के है ना। नहीं, दिलावर खान जो है, देखिए दिलावर खान को तो आप लोगों ने तोड़ लिया ना। दिलावर खान साहब को तो आप लोगों ने तोड़ के अपनी साइड पे ले गए ना, वो तो अब आपके कंट्रोल में, वो आपके अलाइज हैं, वो हमारे अलाइज तो हैं ही नहीं। वो और उनके साथ 4 बाप के सेनेटर आपके अलाइज हैं, हमारे तो नहीं है। वो आपके कहने पे वोट डाल सकते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वोट डाल सकते हैं, हमारे कहने पे वो वोट नहीं डाल अच्छा अफनान साहब, ये आप लेकिन मैं फिर भी वाली बात कह रहा हूं, 5 मार्च देखिए की इस बात- हुकूमत के लिए अच्छा है। ये जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट दिया तो ये आपने जो इब्तिदा में अपनी बात कही थी, ये 5 मार्च की आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी पीडीएम इजलास में कि हमें कल बाइकआउट करना चाहिए इजलास का। हाँ, पीएमएलएन चाहती थी कि हम जो है नंबर पूरे करें और ये जो है इसकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो सके, लेकिन जो है वो मुशावरत हुई और फिर फैसला ये हुआ कि नहीं, क्या कहते हैं, बाइकॉट करना है। नहीं तो तजवीज़ और उसके पीपल्स बाद पार्टी की थी, आप कह रहे अब मैं यही तो कह रहा हूँ, हैं मुशावरत में तजवीज़ पीपल्स पार्टी देखिए की थी। पीपल पार्टी का ये ख्याल था उस टाइम पे कि नंबर पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर अब ये समझते हैं कि नंबर पूरे हो सकते हैं तो अभी मसला नंबरों का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का ठीक है, नेशनल असेंबली में नहीं है। आपके अफनान साहब आगे अभी तो पहले- फैसल करीम साहब, ये अब आप लोग तो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखते हैं। उस दिन तो बड़ा अच्छा मौका था 6 मार्च को कि आप जाते और नून लीग चाहती थी कि वज़ीर आज़म के अदम एतमाद को आप नाकाम बना दें, तो फिर आपने क्यों मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, फिर तजवीज़ ये क्यों दी बाइकआउट की? देखिए मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब हम मरीम नवाज साहिबा के पास शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे। कोई मीटिंग नहीं हुई थी और मौलाना साहब उस वक्त सक्खर में थे। अगर आपको याद हो, आज अभी भी क्लिप्स निकाल लें, मौलाना साहब का ये मैसेज आया था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। हमने कोई तजवीज़ नहीं दी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने ये तजवीज़ दी अगर आप नहीं जा रहे असम्बली में, तो हमने उसी दिन सिंध हाउस में प्रोग्राम रखा हुआ था। तमाम हमने PDM के दोस्तों को दावत दी हुई थी सिंध हाउस में। हालांकि ये कह रहे थे कि नहीं, हम पार्लियामेंट के बाहर करते हैं। हमने कहा पार्लियामेंट के बाहर क्योंकि पार्टी के वर्कर्स आए हुए होंगे, वहाँ पर ख़तरा होगा कि हम आपस में हमारे वर्कर न लड़ जाएं। और एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर सिंध हाउस आ रहे थे, आपने देखा वो नाखुशगवार वाक़या। ये हमारी तजवीज़ कतन नहीं थी। हमने तो अभी भी कहा, उस दिन वो अदम एतमाद की तारीख नहीं थी, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब एतमाद का वोट ले रहे थे। उन्होंने मेंबर पूरे करने थे, अपोजिशन ने नहीं करने थे। हम आज भी कहते हैं कि हम आज बिल्कुल हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। हमारे PDM के दोस्त हमारे साथ हैं। पंजाब में भी अदम एतमाद की तारीख हम कामयाब करके इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, मरकज में कामयाब करके दिखाते हैं। आप हमें टास्क दें। तो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि नंबर्स पीपल्स पार्टी के पास पूरे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम मुंडी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। पीपल्स पार्टी ने बड़ा एतमाद किया है और नून लीग भी ये कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं तो फिर आएँ, हमसे बैठकर बात करें, फिर इस मामले पर आगे सोचते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कुछ इक़दाम उठाए हैं, खासतौर पर स्कूल्स को बंद किया गया है। इस पर स्कूल्स एसोसिएशन का क्या रद्द अमल है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सिंध में अब तमाम स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये फैसला पहले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में डिस्कस हुआ, जहां WHO के नुमाइंदे भी मौजूद थे और उनकी मंजूरी से, उनकी तजवीज़ के बाद ही इस फैसले को हुकूमत के पास भेजा गया और फिर हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी। और उन्होंने वजह यह बताई कि कराची और हैदराबाद में अब कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कराची में शराब बढ़ते हुए 5.39 तक, जबकि हैदराबाद में 5.58 तक पहुंच चुकी है। और ये भी उन्होंने बताया कि वो ये चाहते थे कि जो दूसरे सूबे हैं उनसे बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए, आमदोरफ्त के सिलसिले बंद हो जाएं, ताकि सिंध में कोरोना की इस वबा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती से वफाक ने ये तजवीज़ उस वक्त उस तरह से मंजूर नहीं की थी और फिर सिंध हुकूमत स्कूल्स को बंद करने के फैसले पर लेने पर मजबूर हो गई। और हुकूमत सिंध ने वफाक से ये दरख्वास्त की थी कि पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो ट्रांसपोर्ट का
आना और जाना होता है, उस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उन सूबों में इस वक्त कोरोना का जोर ज़्यादा है और सिंध में निस्बतन कम है। तो कोशिश यही है कि सिंध में इस कंट्रोल को भरपूर तरीके से रखा जाए और कोशिश यही की जाए कि केसेस को बढ़ने ना दिया जाए। इसी एहतियाती तदबीर के सिलसिले में अब स्कूल्स को बंद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अब स्कूल एसोसिएशन और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन पर इस वक्त अब ये खबर जब सामने आई तो उनका क्या रिएक्शन है और वो इसको किस तरह से ले रहे हैं, चूँकि बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम्स भी होने थे और पिछले साल जिस तरह से तालीम का सिलसिला मुतासर रहा है, क्या इस साल भी अब ये इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका और ये स्कूल्स के अब 15 दिन बाद दोबारा खुल पाएंगे? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। दानिशुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के। तो दानिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपकी एसोसिएशन ने इस फैसले को कैसे लिया? सिंध हुकूमत ने एक मुनासिब फैसला किया, क्या आप लोगों से इस पर कोई मशवरा हुआ था, कोई बातचीत हुई थी फैसला लेने से पहले? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराने के लिए। मैं वाइस चेयरमैन हूँ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध का। देखें जी, दरअसल हुआ ये था कि एक दिन पहले यानी गुज़िश्ता 3 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग अनाउंस की गई और उस स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो है मैं शामिल था और स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जो मिनिस्टर साहब हैं सईद गनी साहब, उन्होंने तजवीज़ ये रखी थी सामने कि दीगर तमाम सूबों में जिस तरीके से कोरोना का रेशो जो है वो तीसरी लहर उसका रेशो बढ़ गया है और सिंध में ये बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इसकी सूरत हाल कदरे बेहतर है, सिंध में वो हालात नहीं है, लेकिन हम आपके सामने ये तजवीज़ पेश करते हैं कि स्कूलों को 15 रोज़ के लिए जो है वो बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाया जाए। तो जिस पर सईद गनी साहब को तमाम कमेटी मेंबरान ने ये तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए ये मशवरा दिया कि जब आप खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि सिंध में इसका रेशो बेहतर है, तो बनिस्बत इसको फ़ौरन अमल करने के बजाय आप पहले सिंध में इस रेशो को बढ़ने से रोकें, ऐसी हिकमत अमली करें कि सूबा सिंध जो है इसकी तीसरी लहर से महफूज रह सके और तमाम तर चीज़ों को करने के बाद एक जामे हिकमत अमली तैयार करने के बाद स्कूलों को, तालीमी इदारों को जारी और सारी रखा जाए, क्योंकि तालीमी इदारे जो हैं वो कोरोना फैलने का मरकज़ नहीं है। तमाम कमेटी ने बात सामने रखी कि स्कूलों में जो है तमाम तर तालीमी इदारों में बेहतर SOPs फॉलो करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स खुद सेटिस्फाई हैं और बच्चे बेहतरीन अंदाज में। दानिश साहब, आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये तजवीज़ दी थी कि स्कूल्स को फिलहाल बंद ना किया जाए, लेकिन जब उसके बाद सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि हम स्कूल्स बंद कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में अक्सरियत की राय ये थी कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, इसलिए हमने ये फैसला किया और कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है। जबकि उस मीटिंग में आप मौजूद थे और आप वहाँ का आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था। जी, देखें, हुआ ये था दरअसल कि मीटिंग जो है वो बगैर किसी डिसीजन को फाइनल किए इख्तिताम पज़ीर हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि इस तजवीज़ को जो कमेटी ने दिया है वो NCOC की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। कोई फैसला नहीं हुआ था कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सईद गनी साहब ने ये कहा था कि ज़्यादातर मेंबरान ने कुछ ने ये तजवीज़ दी है कि स्कूलों को ना बंद किया जाए, जबकि कुछ की ये तजवीज़ है कि तालीमी इदारों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। दरअसल बात ये है, हमने जो पॉइंट रेज किया था वो ये था कि सर, स्कूलों को सिंध में बंद करने की वजह क्या है, पहले वो बताएं। अगर तो आप ये कहते हैं कि सिंध में कोरोना का रेशो तीसरी लहर ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है, जिसका आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी वो मामलात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रेशो बहुत कम है। जब रेशो कम है तो तालीमी इदारों को बंद करने की बात क्यों की जा रही है? पहले तो आप उन सेक्टर्स की तरफ आइए जो कोरोना को फैलाने का मरकज बन सकते हैं, जैसे कि आपके पब्लिक प्लेसेस हैं जिन जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही, जहां पर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, इनके पास मास्क नहीं होता, सैनिटाइजर नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं जब होता। आप लोगों ने दरियाफ्त किया उनसे, तो फिर इसका जवाब क्या उन्होंने दिया? क्योंकि जब भी ये कोरोना की कोई पहली, दूसरी, तीसरी लहर आती है तो सबसे पहले ये स्कूल्स को बंद करने की बात होती है। इस सिंध हुकूमत, वजीर तालीम सबसे पहला फैसला ये क्यों लेते हैं? ज़ाहिर है अभी मार्केट्स खुली हैं, रमज़ान मुबारक में भी खुली रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुले हैं। आपने जब ये सवाल पूछा तो इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? फिर क्यों, वजह क्या है स्कूल्स बंद करने की? देखें, बात दरअसल ये हुई थी कि उसका कोई फैसला नहीं हो पाया था। मीटिंग में उन्होंने तजवीज़ सबसे ले ली थी, आप अपने मशवरे बता दीजिए, NCOC की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। लेकिन कल अचानक उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया
कि हम पहली से लेके 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल को ऑनलाइन क्लासेस में 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं। 9वीं 10वीं रेगुलर आएगी। अब बात दरअसल ये है सर कि ये बात 15 दिन की तो है ही नहीं ना। हम तो शुरू दिन से इनको ये बात बोल रहे हैं कि आप जब भी फैसला करें, कोई भी बात सामने रखें तो क्लियर रखें, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। 15 दिन का ये मामला नहीं है। हर कोई इस बात को जानता है कि अभी 15 दिन में आप स्कूल बंद करें, जब कोरोना का रेशो नहीं है, तो जब खुदा ना खास्ता मार्केट, मॉल और पार्क खुलने की वजह से कोरोना का खुदा ना खास्ता रेशो बढ़ जाता है, तो स्कूल वालों का क्या कसूर है इसमें? तलबा का क्या कसूर है? तालीम का क्यों हर्ज कर रहे हैं आप? तो इस तालीमी इदारों को जिस तरीके से फरवरी में बंद किया गया था, यही बोल के किया गया था ना 2020 में कि कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है और पूरे साल का लॉकडाउन। क्या पेरेंट्स का प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट पर? सिंध गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने पर क्यों मजबूर हुई? जब एसओपीज को भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल्स ना जाएं? नहीं जी, पेरेंट्स तो आज स्कूल में 5 अप्रैल को जो भी क्लासेस लगी हैं उसमें मुकम्मल बच्चों की अटेंडेंस थी। जो अल्टरनेटिव डेज पे आते हैं तमाम बच्चे मौजूद थे। हर बच्चा इस कश्मकश में शिकार था। आज बच्चे जो बैठे थे वो किसी का 3rd सेमेस्टर का इम्तिहान चल रहा था, किसी का कोई टेस्ट शेड्यूल हुआ हुआ था, किसी के रिविजन्स थे, कोई बच्चा अपने आधे चैप्टर पे मौजूद था, किसी को आधा टॉपिक पढ़ाया गया था। इस तरीके से जब सडन अनाउंसमेंट हुआ तो हर बच्चा आज परेशान था कि सर हम तो तैयारी करके बैठे हुए थे, हमारे अभी इतने नंबर आने थे, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, उनके पेरेंट्स के पास ये गैजेट्स नहीं, फैसिलिटीज नहीं है कि वो घर पे उन बच्चों को तालीम दे सके ऑनलाइन बेस पर। तो अब हफ्ते में हमें 1 दिन मिलता है, उसमें बच्चा अगर स्कूल आकर होमवर्क लेता है तो भाई होमवर्क देना नहीं होता। खुदारा इस बात को समझें, बच्चे को समझाना पड़ता है। 40 मिनट का एक कम से कम पीरियड है, एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर को 40 मिनट चाहिए, वो होमवर्क देके कैसे जान छुड़ाएगा? तो दानिश साहब, अब ये बताएं कि ये 2 हफ्ते बाद स्कूल्स को खुद ब खुद खुल जाना है या फिर हुकूमत ऐलान करेगी और उसके बाद ही स्कूल्स खुल सकेंगे, वरना इजाजत नहीं होगी स्कूल्स खुलने की? अब सूरत हाल है क्या? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, इनसे अब कोई तवक्को हमें नहीं रही। किसी भी निजी तालीमी इदारों या वालिदैन को या एसोसिएशन को इन्होंने खुद साख्ता तौर पे तालीमी इदारे बंद किए। अब ये 15 रोज बाद हमें कंफर्म है ये नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये 15 रोज का मामला अभी जब इन्होंने कोविड का रेशो कम होते हुए स्कूल बंद किया है, जब इनकी इन तमाम गैर जानिबदाराना हिकमत अमली की वजह से ये बढ़ जाएगा, तो तब ये कैसे खोलेंगे तालीमी इदारे? बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश जमा साहब मौजूद थे, जो कि वाइस चेयरमैन स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के, और कह रहे थे कि सिंध हुकूमत से अब कोई किसी निजी स्कूल को कोई उम्मीद नहीं है। खुद साख्ता इन्होंने ये फैसला किया और अक्सरियत की राय ये थी उस स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में, जिसको कोट करके सईद गनी साहब ने स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया कि स्कूल्स को बंद ना किया जाए, लेकिन अक्सरियत की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए सिंध हुकूमत ने अपना फैसला सादिर किया और अब 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद है। अब देखना है कि 2 हफ्ते बाद ये स्कूल्स खुल भी पाते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।